बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया तो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान। आदाब, आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दफा 370 खत्म हो गई, लेकिन इस पर सियासत लगातार जारी है। आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 पर बड़ा बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर को नहीं बल्कि जम्मू को महाराजा ने 370 से बचाया था। तो 370 पर उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है, इस पर अब सियासी घमासान है। उमर अब्दुल्ला ने इसके आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि 370 दरअसल पंजाब और हरियाणा से बचाने के लिए, जम्मू को बचाने के लिए ये 370 आया था, यानी 370 जम्मू के लोगों को बचाने के लिए ये दफा थी, ये आर्टिकल थी। राजा हरि सिंह जम्मू के लिए धारा 370 लेकर आए थे। इस बयान के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने कहा कि ये दरअसल गुमराह करने वाला बयान है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का बयान बिल्कुल सही है, यानी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक तरह से उमर अब्दुल्ला के बयान की हिमायत की है। और कांग्रेस ने कहा है कि वाकई में 370 हटने के बाद जम्मू के हालात खराब हुए हैं, जम्मू में आतंकवाद बढ़ा है, जम्मू में दहशतगर्दी बढ़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बयान उमर अब्दुल्ला के जरिए दिया गया है 370 को लेकर, यह बिल्कुल सही है। और उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। इस पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया और कई सियासी पार्टियों का रिएक्शन आया है। आज इसी बयान को, उमर अब्दुल्ला के इसी बयान को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया तो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, एक पहचान। और चलिए, सीएम उमर अब्दुल्ला के इसी बयान पर आगे चर्चा करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ वरिंदर सिंह सोनू, जो कि जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सोहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उमर अब्दुल्ला के इस बयान के पीछे क्या कुछ एक तरह से कारफरमा है, इस बयान के क्या कुछ माने निकाले जाएं, सोहेल काजमी साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं सबसे पहले वरिंदर सिंह सोनू जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है, इस बयान को पीडीपी किस तरह से लेती है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे कहा है कि 370 दरअसल जम्मू को बचाने के लिए राजा हरि सिंह जो है वो लेकर आए थे। तो इस बयान को पीडीपी किस तरह से लेती है? देखिए, ऐसे है अबू हुरैरा साहब कि जो आज का ये बयान है उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया है, ये एक बिल्कुल सच है कि जब हिंदू महासभा के नाम से जम्मू में एक एजिटेशन होती थी, उस वक्त जब महाराजा साहब यहाँ पर महाराजा थे, तो एक बात थी कि वो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू है और पंजाब के रहने वाले लोग उर्दू जानते हैं और वहां से आके वो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी एजिटेशन थी जी जो चलती थी और उस वक्त लोगों की डिमांड थी। जब उस डिमांड को महाराजा साहब ने जो हमें हक हकूक लेके दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जब हमारा अलाक हुआ, जब 1928 में जब रियासती बशिंदा एक्ट, जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट लॉ बोलते हैं, वो लाने की जरूरत पता क्या थी कि जम्मू की टॉपोग्राफी को बचाना था। 370 पूरे जम्मू कश्मीर के लिए थी, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका ज्यादा फायदा जो था उस वक्त जम्मू को होता था, कश्मीर को भी उसका फायदा था। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो नौकरी थी वो हमारे पास थी, जमीन हमारे पास थी, रिसोर्सेज हमारे पास थे। आज हम कहां पर खड़े हैं उसको देखने की जरूरत है। आज मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर पहले रहे हैं शिवराज चौहान साहब, वो कहते थे कि मैं एक कानून लाऊंगा कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश बॉर्न सिटीजन के लिए होनी चाहिए। आज बिहार स्पेशल स्टेटस मांगता है, आज पंजाब स्पेशल स्टेटस मांगता है,
हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार थी, यहाँ वहां पर भी स्पेशल स्टेटस था। इसी तरह कुछ चीजें गुजरात में भी है, कुछ राजस्थान में भी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भारतीय जनता पार्टी ने हमसे छीन लिया। हमारा दोष क्या था? हम कहते हैं हमारी जमीन, हमारी नौकरी, हमारा रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए। उन तीनों चीजों की तो आज लड़ाई है, जिस लड़ाई की वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में एक एजिटेशन चली, राज ठाकरे साहब ने इस वक्त चलाई। सोनू जी, उमर अब्दुल्ला के बयान को एक तरह से पीडीपी सपोर्ट करती है, आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैंने जिन चीजों का आपको मुद्दा बनाया, मैं उन चीजों की सपोर्ट करता हूं। मैं ये सपोर्ट करता हूं कि मेरे जम्मू कश्मीर की नौकरी मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवान की होनी चाहिए। मैं ये सपोर्ट करता हूं कि मेरे जम्मू कश्मीर की जमीन मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवान और आदमी के नाम होने चाहिए, वो किस भी धर्म से हो। मैं ये सपोर्ट करता हूं हमारे रिसोर्सेज पर पहला हक हमारा है। बिल्कुल, हम उससे पहले हमारी बिजली, हमारी रेत, हमारा पानी पहले हमारा है। मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूं। चलिए ठीक है, मैं इस पर देखिए, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान भी आया, उमर अब्दुल्ला का जो बयान है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में हरियाणा और पंजाब का जिक्र भी किया है। तो ऐसे में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का जो बयान है वो पहले हम आप लोग को सुनवा देते हैं, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जो बातें यहां पर वरिंदर सिंह सोनू जी ने कही उस पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले नायब सिंह सैनी का यह बयान सुनते हैं। नहीं, फिर ये धारा 370 जम्मू कश्मीर पे क्यों लगा रखी थी? वो कह रहे कश्मीर पे नहीं लगाई थी, जम्मू पे लगाई थी। नहीं, फिर अगर ये बात है तो उसका विरोध क्यों कर रहे? उन्होंने तो यहां तक कहा, उनके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कांग्रेस में मिली हुई है, कांग्रेस ने भी कहा था कि धारा 370 को, जो शब्द उन्होंने बोले थे कि अगर यहां पर ये धारा 370 को समाप्त कर दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये फारूक अब्दुल्ला के बयान है। तो हरियाणा के सीएम का देखिए रिएक्शन और उनका रद्द-ए-अमल भी उमर अब्दुल्ला के बयान पर आ गया है। मैं डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात देखिए उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में कही है, उमर अब्दुल्ला ने कई चीजें कही। उन्होंने कहा कि राजा हरि सिंह जम्मू के लिए दरअसल धारा 370 लेकर आए थे क्योंकि उन्हें पंजाब और हरियाणा से जम्मू को बचाना था, और यही कुछ बातें यहां पर वरिंदर सिंह सोनू जी ने भी कही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अबू हुरैरा साहब। देखिए, बात इस तरह से आती है कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, और ये इतना डेंजरस होता है कि उसके कारण ये हो जाता है कि अगर आप देखिए, एक शेर है कि वो लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। और जब आप आकर उन सब चीजों को तोड़ मरोड़ के लोगों के आगे पेश करना शुरू कर देते हो, आप दुनिया बड़ी समझदार है, लोग हर एक चीज का पूरी तरह से उसकी डेप्थ में जाते हैं कि आप ये क्या कहना चाहते हो, क्या नहीं कहना चाहते हो। अब उमर अब्दुल्ला साहब के मुंह से अगर आप महाराजा साहब की तारीफ सुन रहे हो तो फिर तो आपको हैरानगी होगी, क्योंकि आज से कुछ साल पहले इन्होंने यहाँ पर आके हमारे सांबा में कहा था कि हमने आपके राजाओं को अपने कांधे पे उठा के लखनपुर से पार फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप इनको वहां की जीती हुई सीट हारना पड़ी थी। और इस तरह के कुछ बयान पिछले चुनावों में भी रहे। तो हमारे महाराजा के लिए इनके मन में कितना ही स्नेह है या कितना ही सम्मान है, यहीं से अगर आप जम्मू कश्मीर आए तो आपको जितने महाराजा। देखिए जसरोटिया जी, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, उमर अब्दुल्ला के बयान के सीधे सीधे माने यही कि 370 हटने के बाद जितना नुकसान कश्मीर को, उससे कहीं ज्यादा नुकसान जम्मू को उठाना पड़ा है, चाहे वो दहशतगर्दी को लेकर हो, चाहे वो शराब और नशे को लेकर हो, चाहे वो दूसरी चीजों को लेकर हो। ये भी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के बयान के पीछे चीजें छुपी हुई हैं। चले, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं बात तो पूरी कंप्लीट कर लूं ना अपनी, ताकि दर्शक जान तो सकें कि ये जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहली बात क्या आती है कि कब धारा 370 कब इंसर्ट किया गया? इट वॉज इंसर्टेड ऑन 17 अक्टूबर 1949। अब ये कहां से महाराजा साहब का दौर कहां से आ गया? उससे पहले हिंदुस्तान के साथ विलय हो चुका था हर एक चीज का। ये बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ ये शेख साहब का किया हुआ सब कुछ था। ए.के. हंगल को उसमें भेजा गया था। शेख साहब ने यहाँ जब ए.के. हंगल ने जाकर नेहरू जी को बताया कि ये इस तरह से शेख साहब करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है जो कुछ आप कर रहे हैं, तो उस समय नेहरू जी और अगले दिन फ्लाइट पकड़ रहे थे यूएसए की। उन्होंने कहा जैसे जैसे शेख साहब बोलते हैं उसका अक्षरशः वैसे पालन किया जाए। तो महाराजा साहब का इसमें कहां से जिक्र आ गया कि महाराजा साहब जब उनकी स्टेट थी, सब कुछ उनका था, तो वो किस तरह से किसी को यहाँ पर आने देते? वो तो पुराना टाइम था, तब तो परमिट हुआ ही करता था। लेकिन महाराजा का जो राज्य था उसके अंदर ये तो कहीं नहीं है। 1947 के बाद की बात करें ना, 1949 में आर्टिकल 370 आता है और आप इसको लेकर जाते हैं महाराजा साहब इन सब चीजों के साथ। महाराजा साहब वो महाराजा थे जिन्होंने सबसे पहले 1932 की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान को आजाद करने की बात की थी। वो तो पूरे का पूरा पीओजे के भी हिंदुस्तान के साथ मिलाना चाहते थे। ये तो शेख साहब नहीं मिलाना चाहते थे पीओजे के, क्योंकि वो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग लोग थे। सच्चाई ये है, आप भी से जरा
देखिएगा, आपको ये सब की सारी बातें यहाँ पर आज अगर आप लोगों को गुमराह करने के लिए कोई बातें करे और महाराजा साहब के नाम पर अगर आप बिल फाड़ने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर सच्चाई बताने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, अब बात आती है, बोलते हैं कि क्या बदला, तो क्या नहीं बदला मुझे पता है। वाल्मीकि समाज की जिंदगी नहीं बदली, क्या यहाँ की महिलाओं की जिंदगी नहीं बदली? 70% डिक्लाइन है। उमर साहब कोई शायद पता नहीं है कोई टेररिज्म रिलेटिंग इंसिडेंट्स के अंदर, और उमर साहब के टाइम पे पत्थरबाजी जो फैशन हुआ करती थी वो अब खत्म हो चुका है। ये सब तो सच्चाई है। अगर उमर साहब को नहीं दिखाई दे रही, जम्मू में तो पत्थरबाजी पहले भी नहीं होती थी। बात जम्मू की चल रही है, देखिए बात जम्मू की चल रही है। आप वाल्मीकि की अगर बात करेंगे तो वो एक महदूद तबका है। दहशतगर्दी की आप बात करेंगे तो दहशतगर्दी से सभी जूझ रहे हैं जम्मू में। मुझे बताएं, जम्मू के अंदर कश्मीर के अंदर दोनों का मिला के आंकड़ा आपको 70% का डिक्लाइन बता रहा हूं टेररिज्म रिलेटिंग इंसिडेंट्स में। उससे पहले कब नहीं था? क्या इनके दौर में जम्मू और कश्मीर दोनों में हालात खराब नहीं थे? आज अगर 70% डिक्लाइन है इसके टेररिज्म के अंदर, तो क्या इसका श्रेय केंद्र की सरकार को नहीं जाना चाहिए? वरिंदर सिंह सोनू जी, आप सहमत हैं जो बात डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी कह रहे हैं, इससे सहमत हैं क्या आप? देखिए, ऐसे है कि जो बात अभी की है मेरे भाई जसरोटिया साहब ने, भाई आप बताइए, मिलिटेंसी की अगर बात करते हैं तो मिलिटेंसी तो जम्मू सूबे में पैर पनप चुकी है। वो कठुआ में क्या हुआ अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। रजौरी में हो गया, काला गेट हो गया, पुंछ में हो गया, कितने इंसिडेंट यहाँ जम्मू सूबे में हो गए। ये 370 से पहले तो मिलिटेंसी कश्मीर में थी, अब तो जम्मू में आ गई। ये बात आ गई मिलिटेंसी की। अब मैं बात अगर डेवलपमेंट की करता हूँ, यहाँ रेत का कारोबार बाहर के लोगों का, बजरी का कारोबार बाहर के लोगों का, शराब माफिया, लीकर माफिया, लैंड माफिया, सब तरह का माफिया तो हमारे सर पे बिठाया। सबसे बड़ा घपला स्मार्ट सिटी के नाम पे जम्मू के लोगों के साथ किया गया। अगर 370 से पहले ये चीजें तो हमें देखने के लिए मिली नहीं। आज एक बात है कि आज जम्मू कश्मीर का नौजवान बेरोजगार है। आज डेली वेजर की बात ही नहीं, आज डेली वेजर को पक्का करने की बात नहीं। आप तो कहते थे 370 सबसे बड़ी बाधा है इनको पक्का करने में, तो आज कीजिए ना 370 को, गए 5 साल हो गए। आपने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी हमारा, बिजली हमारी, सबसे ज्यादा महंगी बिजली हमें, और रेत बजरी का रेट आप देखिए। कौन लोग हैं जो बाहर से आए हैं जिन्होंने ये कुछ किया है? और सबसे बड़ा लीकर माफिया और ड्रग माफिया। 5 अगस्त 2019 के बाद कितना बड़ा ड्रग माफिया जम्मू में पैर पसार चुका है। अगर 370 इनको रोकने की वजह से तो 5 साल से तो टूटी हुई है। और अब डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, मुझे आप बताइए आप किस तरह की डेवलपमेंट जम्मू में चाहते हैं? जसरोटिया जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद सुहेल काज़मी साहब वेट कर रहे हैं। जसरोटिया जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं सुहेल काज़मी जा रहा हूं। कि अगर बीजेपी जिम्मेवार है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, आप दोनों का जवाब में दे दीजिए। इनको शायद ओडा भद्रवा के इनको इंडस्ट्री पता होगी, रियासी के ऊपर के लोग जो सारे के सारे नीचे माइग्रेट हुए थे, ये सब जम्मू के इलाके हैं। शायद इनको जम्मू का नहीं समझते, इनको लगता है कि शायद ये इलाके किसी और को दे दिए। ये सब की सब 1998 और उसके बाद के इंसिडेंट्स है जो जम्मू के अंदर ही सब कुछ, और इस हद तक हुआ है कि उसमें पलायन हुआ लोगों का, और क्या क्या पूरी की पूरी बारातों का कत्ल कर दिया गया भद्रवा के अंदर, डोडा के अंदर। तो सभी इंसिडेंट्स हमें पता, अब इनको नहीं पता तो मैं इनको क्या बताना चाहूंगा। अब ये बात करते हैं सब चीजों की, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि आप लोगों ने अपने समय पे क्या किया हुआ है? अरे आपके टाइम पे जब आपकी कोalition की सरकार थी तो नदी मर 2004 में हुआ, 24 कश्मीरी हिंदुओं को पॉइंट ब्लैंक पे भूना गया था। बोल सकते हैं वरिंदर जी, आप बोल सकते हैं बीच में जी। आप लोगों की सरकार थी वहां पर, तो देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हम, चलो मानना जी हम बिल्कुल गलत थे, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। 5 अगस्त 2019 से अभी तक बताइए आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है, कितनी डेवलपमेंट की है जम्मू की? मुझे बताइए कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया है? आप तो उनके घर, आपके पास तो एक ही जवाब है, हमने ठीक, आपने क्या किया? आपने तो तबाही की जम्मू कश्मीर की। आपने ना रेत रहने दी, ना बजरी रहने दी, लीकर माफिया आपके पास। ये तालिब हुसैन आपका क्या लगता था जो आपके दफ्तर में से पकड़ा गया मिलिटेंट? उसके पास बीजेपी की मेंबरशिप कहां से आई? आप लोग तो सबके साथ मिले हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये तालिब हुसैन के साथ क्या है रिश्ता? बीजेपी बताइए जरा, बताइए तालिब हुसैन आपका क्या लगता था? चलिए ठीक है, ठीक है, देखिए ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैंने देखिए दोनों लोग को समय दे दिया, मैं आ रहा हूं सोनू जी, मैं आ रहा हूं, और जसरोटिया जी मैं आ रहा हूं, दोनों लोगों के पास, मैं दोनों लोगों के पास लौट के आ रहा हूं। मैं सुहेल काज़मी साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन रविंदर शर्मा जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर में, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रविंदर शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मेरी आवाज आ रही है रविंदर शर्मा जी? धन्यवाद। रविंदर शर्मा जी, ये पूरा बयान, कुछ देर पहले भी आपसे हमारी बात हुई थी और आपने कहा था कि उमर अब्दुल्ला का बयान बिल्कुल दुरुस्त है और जम्मू के हालात वाकई में 370 खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा मतलब बिगड़े हैं, हद से ज्यादा बिगड़ गए, यहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ी है। बिल्कुल अबू रहरा साहब, जिस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा है, जिस स्पिरिट में कहा है, उसमें मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि जम्मू के हालात 2019 के बाद
जी। यूटी बनने के बाद जो मिलिटेंसी 20 साल में नहीं थी, वो मिलिटेंसी यहाँ पे हुई। अभी भी हालात संगीन है। आतंकवाद फ्रंट पे हालात बिगड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे जम्मू रीजन में जो है वो नॉर्मल क्राइम और बाकी चीजें बड़ी है, ड्रग माफिया बड़ा है, और जमीन और रिसोर्सेज यहाँ के लुटे जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि 2093 कनाल जमीन 11 लोगों को अलाट हुई है, सिर्फ 11 लोगों को, उसमें से गुजरात के भी है, बाहर के भी है। वो 2000 से ज्यादा जमीन कनाल उन लोगों को ही हो गई। इसी तरह हजारों कनाल जमीन जो है जम्मू की जा रही है। आने वाली नस्लें यहाँ बेघर और लैंडलेस हो गई, और यहाँ पे जिस किस्म का हालात बन रहे हैं, यहाँ के रेत बजरी तक जो है वो लुटा जा रहा है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए अगर हिमाचल प्रदेश में उनके लिए सेफगार्ड सही है। रविंदर शर्मा जी, उमर अब्दुल्ला का ये जो पूरा बयान है, इस पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का भी बयान आया, उनका रिएक्शन आया, और उन्होंने कांग्रेस पर भी सीधा सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 370 पर कांग्रेस ने भी हमेशा सबको एक तरह से गुमराह किया, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस गुनाह में शामिल रही है। देखिए, ये महाराजा हरि सिंह ने 1927, क्योंकि उन्होंने ये जिक्र किया क्योंकि पंजाब और हरियाणा उस वक्त एफ्लुएंट स्टेट है, और जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर टूरिस्ट स्टेट थी। यहाँ के महाराजा ने मुनासिब समझा कि बाहर के लोग अगर यहाँ की जमीनें, जैसे हिमाचल के लिए एक कानून बना है कि वहाँ कोई आदमी इस तरह से लैंड नहीं ले सकता कि आप एक भी आदमी को 200 कनाल जमीन दे दो और आने वाली नस्लें आप बेकार होंगे। और इसलिए जम्मू कश्मीर के लिए एक नीति, हिमाचल के लिए दूसरी नीति, नॉर्थ ईस्ट के लिए तीसरी नीति। हम इस चीज में कंटेक्स्ट में कहते हैं कि 370 के तोड़ने के फायदे बताइए। आतंकवाद बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसले ज्यादा बढ़े, यहाँ की जमीन जो है वो जहाँ कोई जमीन जिसको महफूज किया था महाराजा ने, उसके बाद 370 के रूप में महफूज हुआ था, वो जा रही है। आप पॉलिसी बनाइए। हम तो कहते हैं स्टेट उठ दीजिए लैंड। और नहीं, हमारे साथ रविंदर शर्मा जी, सर हमारे साथ देखिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया चर्चा में जुड़े हुए हैं, वो आपको सुन रहे हैं और वो आपको जवाब देंगे और 370 आने के फायदे भी आपको बताएंगे। जसरोटिया जी जरूर बताएं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि रविंदर शर्मा जी खुद जिस अपने आप को क्लेम करते हैं, अब एक्चुअली तो इन्हीं को पता होगा, पीओजे के बोलते हैं, मैं वहां से आया था, तो उनसे जरा पूछिए, आपकी सरकार थी और 50, 60, 60, 70 साल से आपके बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, उन बेचारों को क्या हक हकूक दिलवाया आपने अपनी सरकार से? कितने पैसे दिलवाए? क्या उनको उनकी जमीनों के मालिकाना हक कभी दिए थे आप लोगों ने? अब जब मिले हैं, सबसे बड़े थैंकलेस तो आप हैं। अगर रविंद्र शर्मा जी इस चीज को क्वालिफाई ना करें तो सबसे पहले आपको बीजेपी सरकार का ये मानना चाहिए। हमारी जमीनों के अधिकार हमारे पास थे। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात करिए, वो सही हो सकती है। जो खुद विस्थापित हैं, जो खुद पीओजे के से आए थे, वो खुद विस्थापित लोग जब इस तरह की बात करेंगे, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज की बात करेंगे, वाल्मीकि समाज का आपको तो कभी तरस रहा नहीं। उनसे 30-35 साल आपने और एनसी ने अपनी केवल गंदगी साफ कराई। गोरखा समाज से आपको कोई स्नेह नहीं है। हमारी बच्चियां जो यहाँ की बाहर चले जाती, उनसे आपको कोई स्नेह नहीं। आपको स्नेह किससे, मुझे ये तो बताएं। आपकी सरकारों ने तो सिर्फ इनको एक ही टाइम पे वोट देते थे बेचारे, दूसरी बारी स्टेट असेंबली के अंदर तो इनका कोई बेचारों की शिरकत नहीं होती थी। कितना बड़ा चंक था इन लोगों का, आप खुद उससे आते हैं, तो कम से कम इस तरह की जब आप बात करते हैं तो थोड़ा सा इतिहास आप तो बड़े। मैं जवाब देना चाहूंगा अबू हरेरा साहब, थोड़ा सा रविंदर शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। जसरोटिया जी सुन लीजिए। पहली बात ये है जी कि ये कंफ्यूज कर रहे हैं। सुन ले, पीओजे जसरोटिया जी, मैं जरूर हूँ और मैं स्टेट सब्जेक्ट था, आज भी हूँ, और वही मालकाना हक है जो पहले थे। इन्होंने आने के बाद कोई मालकाना हक किसी को नहीं दिए। जो कस्टोडियन जमीन है उसमें इन्होंने बेचने के लिए भी पाबंदी लगा दी। रिफ्यूजी अपनी जमीन बेच सकता था, मैंने अपनी जमीन बेची थी, लेकिन आज नहीं बेच सकता। दूसरी बात, 30 लाख का पैकेज हमने बनाया था जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट ने, जिसके राइटर में भी था, लेकिन इन्होंने कहा 30 लाख भी कम है। इन्होंने आने के बाद 5 लाख रुपया, 5.5 लाख रुपए का ऐलान किया, वो भी अभी सभी परिवारों को नहीं मिला। कहाँ गया वो 25 लाख? ये 8 सीटें देने वाले थे विस्थापित पीओजे के रिफ्यूजियों को, कहाँ गई? 1 सीट नॉमिनेशन में रखी, और उसका क्या पैमाना है? कश्मीरी परिवारों के लिए 2 रखी, जिनकी आबादी शायद 3 लाख होगी, 7 लाख होगी, उनको 4 दे दो। लेकिन रिफ्यूजीज को 8 से हक बनता था। वादे आप करते हो 2014 से पहले एक भी वादा पूरा नहीं किया। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को आप नागरिकता देते, कौन रोकता था? आप उस हद तक अमेंडमेंट आप सबको कहते हो। आप 70 साल रविंदर शर्मा जी, अभिजीत जसरोटिया जी ने आपका बयान सुन लिया, वो जवाब दे रहे हैं। फिर मैं सुहेल काजमी जी आ रहा हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं काजमी साहब जी। जरूर सुनेंगे। जी, इनसे पूछते कि आपके समय पर आप कहते हैं हमने 30 लाख की बात की थी, 30 रुपए भी कभी दिए किसी को?
इतने सालों तक आपने 1 रुपया भी कभी दिया है? 5 लाख खाया, कितना है भारतीय जनता पार्टी ने दिया आकर? इनको इनके मालिकाना हक हमने दिए, इनको असेंबली में वोट डालने का हक हमने दिया। आपने क्यों उनको महरूम रखा था उस हक से? जरा मुझे बताएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुश करने के लिए जिन महाराजा साहब की आप बात करते हैं, आपके कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण महाराजा साहब को यहाँ से बेदखल करके यहाँ से बाहर भेज दिया गया था। और आखिरी समय पर जब उनकी एक इच्छा थी कि मेरी राख को जम्मू कश्मीर के ऊपर छिड़क दिए डाल दिया जाए, उसके लिए उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को उस समय पैसे भी जमा कराए थे। आपने वो तक नहीं होने दिया, उनकी राख तक। सरकार में तो बीजेपी भी रही है, जसरोटिया जी, सरकार में तो बीजेपी भी रही है। महाराजा साहब की डेथ के समय की बात कर रहा हूं, जब दुनिया से चले गए तब की बात उनको आईना दिखा रहा हूं कि उनकी एक इच्छा थी कि चलिए ठीक है। रविंद्र शर्मा जी जसरोटिया जी, मैं आ रहा हूं। मैं सुहेल काजमी जी से एक सवाल ले लेता हूं। सुहेल काजमी जी, उमर अब्दुल्ला के इस बयान के क्या कुछ माने निकाले जाए? जो बयान उन्होंने 370 पर दिया है, बीजेपी कह रही है कि गुमराह करने वाला बयान है। इस बयान की तो कोई सच्चाई ही नहीं है। अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद हैं, वो अपना बयान दे सकते हैं, बिल्कुल जमहूरियत में उनको हक है। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन क्या थी? सोनू जी ने खुद ही कहा कि 1928 में स्टेट सब्जेक्ट कमीशन बना, 1931 में महाराजा हरि सिंह ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को प्राइमरी स्कूल का टीचर बनाया। महाराजा हरि सिंह ने 1947 अक्टूबर को जब कबायलियों का अटैक हुआ, वो जम्मू में नहीं हुआ, वो तो कश्मीर में हुआ। और उस वक्त के दौर में हमने 27 अक्टूबर 1947 में इल्हाक किया, इल्हाक की शर्तों पे। और अगर वो डिक्टेटर होते, जो कुछ लीडर कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह डिक्टेटर थे, तो फिर वो डिक्टोरल सिस्टम उस वक्त दिखता। वो स्वॉर्ड ऑफ चेंज जो है, जो ट्रांजैक्शन पीरियड था, वो आपके सामने है, जो हिस्ट्री कहती है, डॉक्यूमेंट साइंड है, आपके सामने पड़े हैं। और उस वक्त भी आपको पता याद होगा, अब अगर हिस्ट्री पढ़े तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट बारामुल्ला से शुरू हुई, जिसको एहरान मूवमेंट हम कहते हैं, जो पंजाब और हरियाणा के लोग बटोत में और बारामुल्ला में, और बारामुल्ला उस वक्त के दौर में कंसीडर किया जाता था, एक बहुत बड़ा रेड लाइट एरिया हुआ करता था, जो पंजाब हरियाणा से लोग आया करते थे। और एहरान मूवमेंट वहां से शुरू हुई, जो जम्मू तक पहुंची, और उसके एवज में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस की गई। और महाराजा सिर्फ जम्मू का या कश्मीर का नहीं था, वो पूरी स्टेट का महाराजा था। और महाराजा को उस वक्त कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए उस आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया, ताकि जम्मू कश्मीर एक कंपोनेंट में जो है वो उसकी सेफ गार्ड हो सके। और वो सेफ गार्ड जो है आज तक चल रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी का अपना मैनिफेस्टो था कि वो ऑब्सोलीट हो चुका था, उसका दुरुपयोग हो रहा था, हम सब जानते हैं। आर्टिकल 370 से मिलिटेंसी का कोई लेना देना नहीं है। हमारे बॉर्डर्स वही हैं, पाकिस्तान से मिलते हैं, जो 1947 से पहले भी मिलते थे, 47 के बाद भी मिलते हैं। वो जो एक अनासर थे जो पाकिस्तान का झंडा हमेशा उठा के रखते थे और वो पॉलिटिसाइज करते थे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को, वो कहीं कहीं अभी भी असेंबली में दिख रहा है। बीच में अगर आप देख रहे हैं, जितनी मर्जी अगर हमारी चेंज हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कीड़ा कुछ ना कुछ, एक तो आधे पॉलिटिशियनों को जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री का पता ही नहीं है। वो कुछ कहते हैं सिर्फ अच्छे चिनार एक डॉक्यूमेंट है, उसको डॉक्यूमेंट बना देते हैं, जो ग्लोरीफाई करता है। जो मोहम्मद यूसुफ टैंक साहब ने आज से चिनार लिखी है, वो 77 इयर्स तक जो ग्लोरिफिकेशन है वो सिर्फ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की करती है। और वही हम चर्चाएं सुनते हैं। उसके पहले की हिस्ट्री क्या है, उसके बाद की हिस्ट्री क्या है, जस्टिस मेहरचंद महाजन कैसे प्राइम मिनिस्टर बने, उनको किसने ओथ दिलाई? महाराजा हरि सिंह साहब ने दिलाई। जब शेख अब्दुल्ला साहब बने तब भी वही पीरियड था। और बिल्कुल जो चेंज हुआ हिरार्की, उसमें महाराजा का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब आप देखिए, सूट करते हैं जैसे आप पहले तो मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस को हिस्ट्री का पता नहीं होता, वो सिर्फ अपीस करने के लिए अपने लीडर्स के लिए या हाइप लेने के लिए, मीडिया हाइप लेने के लिए कुछ ऐसा बयान दे देते हैं और उस पर हम डिस्कशन करते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको बिल्कुल एजुकेट करना चाहिए जम्मू कश्मीर के हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट के साथ। बिल्कुल वीरेंद्र सिंह सोनू जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान आया। उन्होंने इस पूरे मामले को भी पाकिस्तान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बोली है, ये पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, जिना की बोली बोल रहे हैं। देखिए, ऐसे है कि बीजेपी की एक आदत है, जो भी कोई बात होगी वो पाकिस्तान के साथ जोड़े, क्योंकि वो इंडिया में उन्होंने कुछ किया है नहीं, तो उसका फैसला करेंगे। तो मैं इस मुद्दे पर नहीं जाता। अभी दो चीजों का जिक्र यहाँ पर हुआ, कबायली रेड का और पीओजेके का जी। और मेरे जैसे रविंद्र शर्मा साहब पीओजेके के रिफ्यूजी है, मेरी फैमिली भी पीओके से रिफ्यूजी है, वहां से आए हैं। मैंने जब 3500 वाली बात की, हम वो फैमिली है, मेरे दादाजी को उस वक्त 3500 रुपया क्लेम मिला था। उस वक्त 3500 एक बहुत बड़ी रकम थी। आज जो कुछ भी हमारे पास है
उस 3500 की वजह से है। ये एक सच है, इस सच को सब्र करना चाहिए। 5.5 लाख रुपए उसके बाद रिफ्यूजियों को मिला, वो भी ये पहली सरकार की बात ही थी। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे वो हमें बिल्कुल नहीं मिले। अभी कबैली रेड की बात की, ठीक कहा काजमी साहब ने, इतिहास को पढ़ना चाहिए। हमने जब अपने बुजुर्गों से सुना है, अभी बारामूला का जिक्र हुआ जी, अगर उस वक्त पीओ के जो मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग जो उस वक्त उस रेड का मुकाबला कर रहे थे, हम सोचिए हमारे लोगों ने वो किस तरह का मुकाबला किया होगा। पीछे दुश्मन था, अपने बच्चों को, अपने सामान को लेकर निकलना था। जब हम वहां से चल के बारामूला तक पहुंचे, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जब बारामूला पहुंचे और बारामूला के लोगों ने जब डट के उन कबालियों का मुकाबला किया, तो इन लोगों की वजह से कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा रहा, क्योंकि उनकी फौजें जो थी वो श्रीनगर सिटी से थोड़ी देर बाहर रह चुकी थी। हम लोगों ने डट के उनका मुकाबला किया। उसके बाद हमें क्या मिला कि 3500 रुपए क्लेम फार्म। आज भारतीय जनता पार्टी हम पे सियासत करना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आपने 47 के रिफ्यूजियों को क्या दिया? जमीन हमें उस वक्त की सरकार ने दी, 3500 क्लेम उस वक्त की जसरोटिया जी, कुल मिलाकर जसरोटिया जी, कुल मिलाकर चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या कोई भी जो जम्मू कश्मीर और कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां, उनका यही कहना है कि 370 से आखिर फायदा क्या हुआ? 370 के फायदे कहां हैं? जो कहा जा रहा था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तो 370 जब इस तरह की चीजें आएंगी तो 370 का मुद्दा उठेगा। जसरोटिया जी देखिए, मैं आपको बताता हूं, कुछ यहाँ पर डुप्लीकेट पीओजेके से और वेस्ट पाक और रिफ्यूजीज बनकर यहाँ पर बैठे रहे हैं। कुछ लोग वो कहते हैं हमारे समय पर ये मिला और ये मिला। उन्होंने यहाँ पर 5.5 लाख की मलाई भी खाई है, और उससे पहले भी यहाँ पर वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपना मलाई तो बीजेपी ने भी खाई है, बीजेपी भी सरकार में रही है। देखिए, बीजेपी भी ऐसे अछूती नहीं। जसरोटिया जी सुनो, ना रविंदर शर्मा साहब कोई डुप्लीकेट है, ना मैं डुप्लीकेट हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां की है, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हैं आपको चैनल पे। मलाई खाई हमने, हमारे घरों के घर उजड़ गए, मेरा परदादा वहां पर शहीद हो गया। आप किस तरह की बात करते हैं कि हमने मलाई खाई है? मलाई तो आपने खाई है। आपको कहते क्या थे 47 के एजुकेशन में? आप मुझे बताइए। मेरा परदादा वहां पर शहीद हो गया, मेरी परदादी वहां पर शहीद हो गई, हम लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानियां की, आप कहते हमने मलाई खाई है? शर्म आनी चाहिए ऐसी स्टेटमेंट चैनल पर देते हुए आप लोगों को। अगर आज कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसमें मैं उस वक्त कहता हूँ उस वक्त के लोगों की अहम योगदान था। हमने जब जंग लड़ी, आप तो अंग्रेजों के दलाल थे, जब दलाली करते थे अंग्रेजों की। क्या बात करती है भारतीय जनता पार्टी? आप तो दलाल थे अंग्रेजों के, आपको टोटी झूठ बोला जाता था। आप कौन सी बात करते हैं कि हमने ये किया है? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां की है। रविंदर शर्मा साहब डुप्लीकेट है या मैं डुप्लीकेट हूँ? ऐसे डुप्लीकेट लोगों से क्या पूछेंगे जिनको एग्जैक्टली था, जिनको 5.5 लाख रुपए पूछे, हमसे पूछे क्या दर्द है उनको? जब 5.5 लाख रुपए मिला की आंखों में आंसू आ गए। हमारे बुजुर्गों में शहीदों को मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी शहादत क्या इस मुल्क को याद कराने के लिए? हमने कब दवाई अंदर अपने घरों में बैठ थे? चैनलों पर बैठ के ये बातें करते हैं, गलत बातें हैं। आप उस 12 करने वाले मेरे देशवासी के दिल को चीर कर देखे कि हमने क्या किया। आप क्या बात करते हैं चैनल पे? पार्टी की ये 370 का फायदा और जाएगा। हमने अपने बुजुर्ग शहीद करवाए हैं इस मुल्क के लिए, और आप तो अंग्रेजों के दलाल थे। कुत्तों के पीछे छुपा कर रखा। चैनल पे ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मजबूर कर रहे हो आप मुझे। लेकिन लोगों से बचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जिनके हक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, सभी चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी चाह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होना चाहिए, जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। लेकिन जब 370 का मामला आता है तो उस पर एक तरह से सियासत जरूर होती है, और 370 के बाद भी ये सियासत कहीं ना कहीं एक तरह से बाकी है। लेकिन सभी ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़े। लेकिन एक बार फिर से 370 का जो जिन है बोतल के बाहर आ गया है, इस पर किस तरह से आगे सियासत होगी, किस तरह की बयानबाजी होगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय की कमी हमारे साथ जुड़ने के लिए वरिंदर सिंह सोनू जी, सोहेल काजमी साहब और डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।